नमस्ते दोस्तों, ये लूसेंट जीके बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ाई करते समय ऐसे गाने सुनना या ऐसे सोना नहीं है। हमें फोकस करना होगा। तो हेडफोन लगाइए और चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, काम कर रहे हो या सो रहे हो, इन ऑडियो नोट्स को सुनिए। ये जीके आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। ये है प्राचीन इतिहास की 17वीं क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस विद एआई आपको पूरा जीएस यानी जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम लूसेंट, स्पीडी, किरण और घटना चक्र जैसी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी विस्तार से करवाएंगे। तो आप बस हम पर विश्वास बनाए रखें, सिलेबस विद एआई से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्राचीन इतिहास के भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सीधा आज के मुख्य विषय पर आते हैं। आज हमारा फोकस इस बात पर है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या था और हिंद यूनानी शासकों का पूरा इतिहास क्या रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्रम क्या था? मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। देखिए, छात्रों को ये क्रम एकदम ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव और आखिर में कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो मैं सोच रही थी कि ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? मतलब इतिहास के पन्ने इस तरह से खुद तो नहीं पलटते। ये विदेशी ताकतों का जो क्रम है, क्या ये किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह था? हाँ, आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, डोमिनो इफेक्ट। ये कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। इसीलिए परीक्षा बनाने वाले सीधे तौर पर इस सीक्वेंस को व्यवस्थित करने के लिए पूछते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमने पढ़ा था कि सेल्यूकस ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। सही कहा। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को एंटियोकस प्रथम ने बिल्कुल अक्षुण्ण रखा था, मतलब इंटैक्ट रखा था। अच्छा, एंटियोकस प्रथम तक सब ठीक था, तो फिर ये साम्राज्य टूटना कब शुरू हुआ? देखिए, समस्या तब शुरू हुई जब एंटियोकस द्वितीय आया। उसके समय में विद्रोह होने लगे और कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। अरे, तो यहीं से चीजें खराब हुई। तो इन विद्रोहों में सबसे अहम कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण था बैक्ट्रिया का विद्रोह, और इसका नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। डियोडोटस प्रथम, ये नाम तो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल। और डियोडोटस प्रथम के बाद बैक्ट्रिया पर क्रमशः कई शासकों ने राज किया, जैसे डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस और डेमेट्रियस। बाप रे, इतने सारे नाम! मतलब ये कोई लंबी लिस्ट है क्या? हाँ ना। इसके बाद मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटियाल्किडस और हर्मिक्स ने भी वहां शासन किया। इतनी लंबी लिस्ट में से परीक्षा के लिए कौन से नाम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं? छात्रों को विशेषकर डेमेट्रियस और मिनांडर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत पर सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो वो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने ही किया था। एक मिनट, क्या ये 190 ईसा पूर्व वाला आक्रमण है? बिल्कुल सही। 190 ईसा पूर्व में इसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। अरे वाह! तो अगर आज के मैप से देखें तो ये काफी बड़ा इलाका था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। और एक और जरूरी बात, इन्हीं को हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। अच्छा, तो हिंद यूनानी और बैक्ट्रियाई यूनानी दोनों एक ही हैं? मतलब छात्रों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, दोनों नाम एक ही शक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम सबसे विख्यात शासक की बात करें तो वो मिनांडर था ना? हाँ, सबसे विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर ही था। इसका शासनकाल 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक रहा। और इसकी भी राजधानी शाकल ही थी, जिसे आज हम सियालकोट कहते हैं, राइट? एकदम सही। और ये जो शाकल था ना, ये उस समय शिक्षा का एक बहुत प्रमुख केंद्र था। अरे, शिक्षा का केंद्र! तो यहीं पर मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? हाँ, मिनांडर ने नागसेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहते हैं, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
ये तो बिल्कुल एक क्लासरूम जैसा माहौल हो गया। जैसे मिनांडर ने सही ज्ञान के लिए सही गुरु को चुना, वैसे ही आप सब ने सही तैयारी के लिए सिलेबस विद एआई को चुना है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। और देखिए, इनके जो प्रश्न थे और नागसेन के जो उत्तर थे वो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में दर्ज हैं। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न। ये किताब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंद यूनानियों की भारत को क्या देन थी। हाँ, मैंने सिक्कों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। इनका कोई बड़ा योगदान था क्या इसमें? बहुत बड़ा योगदान था। हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक थे जिनके सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे किन राजाओं के हैं। अच्छा, तो ये ऐसा हो गया जैसे बिना नाम वाले चेक से सीधे डिजिटल और प्रमाणित करेंसी की ओर बढ़ना। एकदम सही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्हीं हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के पहली बार। मतलब इकोनॉमी कितनी मजबूत रही होगी उस समय, और कला के क्षेत्र में इनका क्या प्रभाव रहा? इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। हेलेनिस्टिक आर्ट, क्या इसका सीधा संबंध गंधार कला से है? क्योंकि एमसीक्यूज में ये बहुत बार आता है। बिल्कुल सीधा संबंध है। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण गंधार कला ही है। ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं। तो मतलब छात्रों को ये तीनों फर्स्ट्स याद रखने हैं, राजाओं की पहचान वाले सिक्के, सोने के सिक्के और हेलेनिस्टिक आर्ट। हाँ, एकदम। और एक आखिरी चीज है जो नाट्य कला से जुड़ी है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में बड़ा योगदान दिया था। अरे, नाटक का पर्दा, ये तो भाषा और संस्कृति का बहुत ही दिलचस्प संगम है। तो क्या यूनानियों की वजह से इसे यवनिका कहा गया? बिल्कुल, क्योंकि ये यूनानियों की देन थी और उन्हें यवन कहा जाता था, इसीलिए इसे यवनिका के नाम से जाना गया। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। नाटक में इस्तेमाल होने वाला पर्दा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि विदेशी प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण है। सही कहा। अंत में बस जरा सोचिए, एक विदेशी शक्ति जो युद्ध और आक्रमण के इरादे से आई थी, उसने हमारे धर्म, हमारी कला, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे मनोरंजन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि प्रभावों की एक लंबी श्रृंखला है। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।